जय हिंद दोस्तों। यह आज हिस्ट्री रिवीजन का छठा वीडियो होगा। आज हम लोग गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सारे क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं हिस्ट्री रिवीजन से तो आप उस वीडियोज़ को भी देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुआ था। उस टाइम का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसका जो कार्यकाल है 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में ही स्थापना करवाया था। इसका जो उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। तो आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली से संबंधित है। याद रखेंगे, कंपनी ने अपने राज्यों को चारों ओर से मध्य मतलब बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। इसका उद्देश्य था कि अपनी राज्यों को सुरक्षा करे, अपनी राज्यों की रक्षा करे। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय जो था इनको मुख्य जो ज़्यादा भय हुआ करता था अफगान और मराठों से इनको बहुत भय हुआ करता था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध के जो नवाब है वो अपना खर्च उठाने में सक्षम है और प्रशासनिक रूप से अपनी राज्य को संभालने में चलाने में सक्षम है। इस बेसिस पर उन लोगों ने अवध पे कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो इसका सही आंसर को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता में परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई थी कि स्वयं दीवान बने बंगाल और बिहार के जो बिहार और उड़ीसा के संबंध में अपने हाथ में जो ले लिए थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने, दोनों दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में कराई गई थी और जाकर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो याद रखेंगे, द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव के द्वारा कराया गया था और अंत हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग्स से एक बात और याद रख सकते हैं कि अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग का मुकदमा किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था, तो इसका भी आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। इसने न्यायिक सेवा आपका हो जाएगा सिविल सेवा या लोक सेवा का भी सृजन यही किया था, लॉर्ड कर्नवालिस नहीं किया था। कर्नवालिस कोड की भी इसने नहीं किया था, स्टार्ट किया था आपका अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त जो था आपका परमानेंट सेटलमेंट था, वो भी इसके द्वारा ही शुरुआत किया गया था। तो इस तरह से इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नवालिस से एक बात और याद रख सकते हैं कि कर्नवालिस का जो कब्र है वह गाजीपुर में स्थित है, भारत के गाजीपुर में स्थित है। याद रखेंगे, ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए, इस्तिमरारी बंदोबस्त हो जाएगा, न्यायिक संहिता हो जाएगा, भारतीय लोक सेवा का भी सृजन इसने ही किया था। इसका जो मृत्यु हो जाता है 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है, वहीं पे इसका कब्र बनाया गया था। तो इतनी बात याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? इसमें से पूछ रहे कौन सा कथन लागू नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। बाकी आपका जो इसमें सही दे रखा है, सारे ऑप्शन सही दे रखा है। चलिए हम आपको बताते हैं जो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि था वो क्या था। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि का स्टार्ट किया गया था, इस एक तरह से पूरी तरह से यूरोपीय शक्ति की उस टाइम क्या हो रहा था कि छिन्न भिन्न हो गया था। नेपोलियन का जो शक्ति था, फ्रांस का जो शक्ति था उस टाइम बढ़ रहा था। मिस्र सीरिया को विजित कर चुका था वो, और गंभीरतापूर्व भारत की ओर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था नेपोलियन। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को काफ़ी इनसे डर था। वेलेस्ली ने भारत को अपने सहायक संधि के माध्यम से, प्रणाली माध्यम से भारत को एक करने की कोशिश किया, भारत को अपनी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का कोशिश किया, जिस वजह से उसने एक सहायक संधि की प्रणाली लाया वेलेस्ली ने। इस संधि में कुछ शर्त हुआ करता था कि जो भी सहायक संधि स्वीकार करेगा, जो भी रियासत संधि को, इस संधि को स्वीकार करेगा, कंपनी की एक सेना रखना होगा, कंपनी की एक सेना रखना पड़ेगा, जिसका सारा खर्च होगा जो राज्य को ही देना पड़ेगा। इस सेना का जो चलाने का अधिकार होगा कंपनी के पास होगा। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपियों या अंग्रेजी के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा। एक कुछ शर्तें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आपका था पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा था स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था आपका अवध के नवाब। याद रखेंगे, अवध के नवाब जो था पहला शासक था संधि को स्वीकार करने वाला वेलेस्ली का है। दोस्तों याद रखेंगे, संभवतः जो डुप्ले जो है यूरोपीय है, डुप्ले ने प्रथम व्यक्ति था, प्रथम यूरोपीय था जिसने सहायक संधि प्रणाली का स्टार्ट किया था। तो पहला यदि पूछा जाएगा तो डुप्ले होगा, यह प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो इस तरह से पहला डुप्लो हो जाएगा। यदि हम लॉर्ड वेलेस्ली की बातें करेंगे तो प्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला 1765 में अवध हो जाएगा, जो कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, और अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखने का स्वीकार किया था। तो इस तरह से सारी सुरक्षा का जिम्मेदारी जो होता था अंग्रेज अपनी कंधों पे ले लेते थे, राज्य को उसका जो सारा खर्च होता था भरपाई करना होता था। तो इस तरह से था। संभवतः पहला आपका हो जाएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला, स्टार्ट करने वाला डुप्लो हो जाएगा, और वेलेस्ली हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा इसका हैदराबाद। याद रखेंगे, हैदराबाद पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फिर मैसूर हो जाएगा, फिर अवध, फिर इस तरह से चौथा। पहला इसका ऑप्शन 1 2 3 4 सही क्रम होगा। सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला था वेलेस्ली का सहायक संधि, वेलेस्ली वाला, ये देखेंगे वेलेस्ली का पूछ रहा है यहाँ पे। तो हैदराबाद सबसे पहले स्वीकार किया था, इसके बाद मैसूर किया था, इसके बाद अवध किया था, इसके बाद सिंधिया किया था। दोस्तों याद रखेंगे, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि की बात होगी तो स्वीकार करने की बात होगा तो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, वेलेस्ली की बात होगा तो हैदराबाद हो जाएगा। ओवरऑल यदि वेलेस्ली की बातें नहीं हो गई तो प्रथम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवध के नवाब हो जाएगा। और डुप्लो जो थे उनके द्वारा एक जो सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी वो इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो याद रखिएगा, वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा हैदराबाद। अब बाकी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हो जाएगा आपका अवध के नवाब। इस तरह से इस क्वेश्चन को अलग याद रखिएगा। वेलेस्ली से पहले सहायक संधि को लाने वाला व्यक्ति था डुप्लो, या प्रथम व्यक्ति था जिसने सहायक संधि प्रणाली को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। सर टॉमस मुनरो, तो इसका सही आंसर होगा 1820 से लेकर 27 तक। याद रखिएगा, सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में, इनसे एक क्वेश्चन और भी आप याद कर सकते हैं। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू करने के लिए एक व्यवस्था इन्होंने लागू किया था जिसका नाम था
रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो टॉमस मुनरो। और एक और थे कैप्टन रीड, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता स्टार्ट करने वाले व्यक्ति टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को तमिलनाडु में लागू किया गया था, इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन, याद रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी भी लटका दिया था, फांसी पे भी लटका दिया था। शेष को आजीवन कारावास भी दिया। 1837 के पश्चात जो है पूरी तरह से ठगों का अंत कर दिया था ये कैप्टन स्लीमैन। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कैप्टन स्लीमैन ने ठगों को अंत किया, ख़त्म किया। 1837 के बाद पूरी तरह से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक थे। विलियम बेंटिक के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे अवैध घोषित किया गया था, याद रखेंगे। दिसंबर 1829 में नियम 17, दिसंबर 1829 में नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में जो यह कानून था पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, लेकिन 1830 ईस्वी के बाद इसे बम्बई, मद्रास और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, 1829 में नियम 17 के द्वारा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी जो था, इसका जो कालक्रम था 1848 से लेकर 56 तक था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था, अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अवध के अतिरिक्त जो था डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत जो है सतारा को, इस सिद्धांत के थ्रू सतारा को, जैतपुर को, संभलपुर को आदि राज्यों को मिला लिया था। याद रखिएगा, व्यापगत का सिद्धांत जो है ये डलहौजी का ही है, याद रखेंगे ये बात को भी। उस टाइम अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, याद रखेंगे, ये भी बात याद रखेंगे, वाजिद अली शाह थे। कुप्रशासन के आधार पे अवध राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का ही यह नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्रियान्वयन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था 1856 अधिनियम पारित किया था, पास किया था। लेकिन इस अधिनियम से संबंधित याद रखेंगे, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस अधिनियम को डलहौजी के समय में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जो है कैनिंग के समय पूरी तरह से यह जो पारित हो गया था आपका ये वाला अधिनियम। इस अधिनियम के तहत यह था कि नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। बाकी जो इनसे उत्पन्न जो बालक होगा वो भी वैध मान लिया गया। तो इस तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी एकदम प्रयास था, इस वजह से यह बिल पास होने में सक्षम हो पाया था। यह नियम भी याद रखिएगा, नियम भी कई बार पूछ लेता है। नियम 15 के तहत इसको बैन किया गया था, नियम 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि महारानी का जो घोषणा हुआ था, इस घोषणा को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद हुए दरबार में भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, 1857 के युद्ध के बाद से जो भी भारतीय गवर्नर जनरल थे वह उन्हें अब वायसराय के नाम से जाना जाता है। तो 1858 के बाद से जितने भी वह है सारे लोगों को हम वायसराय के रूप में जानेंगे। तो प्रथम वायसराय आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों और बातें याद रखेंगे, हम बंगाल का प्रथम गवर्नर की बातें करेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बातें करेंगे तो हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में। ठीक है, हम भारत की बातें करेंगे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बातें करेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बातें करेंगे तो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह से आप ये 4 क्वेश्चन है, इसको अलग तरह से याद करिएगा। बंगाल का पहले शुरुआत में बंगाल का गवर्नर होता था, तो उस पहला गवर्नर आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। फिर गवर्नर से बढ़ा के फिर गवर्नर जनरल होने लगा, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल हुआ वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर हो जाएगा, फिर गवर्नर जनरल के ही पद को फिर और थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, इसे भारत लेवल पे बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। उसी तरह से भारत का प्रथम वायसराय की बातें करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, यह याद रखिएगा 1877 में। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसी प्रकार से सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में सम्राट घोषित किया गया था तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो इस तरह से दिल्ली दरबार जो है दोस्तों 3 बार लगा था। 1877 में प्रथम बार लगा था, उस टाइम का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1903 में जो सम्राट एडवर्ड को सम्राट घोषित किया गया था, उस टाइम का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। आपका नेक्स्ट हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा, जॉर्ज पंचम को सम्राट घोषित किया गया था, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उस टाइम का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनब्रो। याद रखिएगा, लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को 1843 ईस्वी में 1843 के जो एक्ट था 5 के तहत भारत में का उस टाइम तत्कालिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को ख़त्म किया था। तो याद रखिएगा 1843 में एक्ट हो जाएगा, तो 5 एक्ट के तहत यह पूरी तरह से ख़त्म किया था। उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना, पहली बार जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में। याद रखिएगा, 1872 में मेयो के समय में हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना होने स्टार्ट हुआ था वो था उस टाइम लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। तो याद रखिएगा, नियमित रूप से जनगणना की बातें होएगी तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, 1881 से शुरू हुआ था नियमित रूप से, या पहली बार जनगणना की बात होएगी तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड मेयो से दोस्तों एक और बात याद रख सकते हैं, लॉर्ड मेयो जो था एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान इनको एक कैदी ने हत्या कर दिया था।
तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान कर दिया गया था। तो ये भी आप क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से 72 में इनका कार्यकाल है। तो याद रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल जिनका जो हत्या है कार्यकाल के दौरान कर दिया गया था वो थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? सबसे लंबा कौन रहा था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो कालक्रम है 1899 से लेकर 1905 तक है। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर 1905 तक है। कुल मिला के 7 वर्ष तक भारत में यह रहा था। लॉर्ड डफरिन की हम बातें करेंगे, डफरिन की करेंगे बात, तो ये हो जाएगा 1884 से लेकर 1888 तक रहा था। यह कुल मिला के 4 साल भारत में रहा था। इसका था 7 साल। लॉर्ड हार्डिंग की बातें करेंगे तो 1910 से लेके यह 1916 तक रहा था। 10 से लेकर 16 तक रहा था। तो कुल मिला के 6 वर्ष लॉर्ड हार्डिंग रहता है। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो था जो था 1869 से लेके 1872 कुल मिला के 3 वर्ष यह लॉर्ड मेयो रहा था। तो इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि जो लॉर्ड कर्जन है काफ़ी लंबा समय तक रहा था, 7 सालों तक, 1899 से लेके 1905 तक। इसके काल में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में, काफ़ी फेमस था, वो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोप को अयोग्यता को हटा दिया गया था। यही इसका मुख्य कारण था। इल्बर्ट बिल विवाद जो था यह रिपन के समय में आया था। उस टाइम क्या था कि भारतीय जो न्यायाधीश थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकते थे, तो उसी कानून को इन्होंने पलट दिया था इन सेंस में इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो भी अंग्रेजी या यूरोपियंस के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं जो अंग्रेजों को नागवार गुजरा था, जिस कारण से इस बिल को वापस लेना पड़ा था और लास्ट में रिपन को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इस तरह से इल्बर्ट बिल विवाद रिपन से संबंधित है, ये भी बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा स्थानीय जो स्वशासन है दोस्तों, यह लिटन नहीं होगा, यह रिपन होगा। याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन रिपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट था यह। कई बार यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन होगा, लिटन नहीं होगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सही है। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसमें, याद रखिए ये हो जाएगा व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के मिला लीजिए आप, बंगाल विभाजन मिला लीजिए, रिपन हो जाएगा। स्वायत्त शासन रिपन हो जाएगा। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो हो जाएंगे गोखले। याद रखिएगा गोखले ने कर्जन जो उस टाइम वायसराय था 1899 से 1905 तक यह रहा था। भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति एवं अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत और सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है मुगल सम्राट औरंगजेब से करते हैं। तो याद रखिएगा गोखले वही गोखले हैं जो गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। देखिए विचार करते हैं हम लोग, आइए देखिए। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा 1899 से लेके, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा 1899 से लेकर 1905। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन को 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा आपका, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा 1910 से लेके 1916 दिल्ली दरबार लगा था इसके काल में। याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेके 16 तक लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा 1916 से लेके 21 तक चेम्सफोर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेके
1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। फिर लास्ट में हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन हो जाएगा आपका 1926 से लेकर 1931 तक। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा, सही क्रम होगा ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से। शुरुआत पहला हो जाएगा करजन, 1899 से 1905 तक इसका समय था। फिर हो जाएगा आपका हार्डिंग हो जाएगा। हार्डिंग का समय जो था आपका 1910 से लेके 1916 तक था। फिर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, इसका जो समय था 1916 से लेके 1921 तक यह भारत में रहा था, भारत का वायसराय था। फिर लास्ट हो जाएगा लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं सुमेलित है। ये हो जाएगा दोस्तों, बाकी इसमें सारे सब सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी हो जाएगा, इल्बर्ट बिली विवाद, रिपन हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होगा, कर्जन नहीं होगा, इसका हो जाएगा लीटन होगा। याद रखिएगा इसका जो होगा लीटन इसका सही होगा, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के द्वारा लाया गया था, ना कि कर्जन के द्वारा। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन काफ़ी फेमस था। इस तरह से इसका आंसर गलत हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, दोनों हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, इस सांप्रदायिक जो एक मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा जो मुसलमानों के लिए लाए थे ये लॉर्ड मिंटो। इस कारण, और लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905 में किए थे, इस कारण इन लोगों को दोनों को फुट डालो राज करो की नीति अपनाया था, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। इन दोनों का जो यह जो काल था आपका काफ़ी फेमस था, याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो और कर्जन दोनों को हम फुट डालो राज करो की नीति पे अपनाया था इन दोनों ने। इस तरह से इसका आंसर दो बोथ होगा, ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा होगी कि भारत में रहते हुए इसे शांतिप्रिय निधन में अपना सहयोगी बनूं। यह स्टेटमेंट जो था कर्जन का था। कर्जन, वही कर्जन जो है 1999 से लेकर 1905 तक भारत में रहा था, लेकिन इसकी यह सपना पूरा नहीं हो सका बेचारा का। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें। चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।